फेदरवेट डिवीजन में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का नेक्स्ट कंटेंडर ऐसा माना जा रहा है मोवसार एवलोएव होने वाला है और मोवसार को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। और इस रिगार्डिंग मोवसार एवलोएव का ऐसा कहना है कि अगर उसको टाइटल शॉट मिलता है और वो नेक्स्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से फाइट करता है तो वो इस्लाम महाचिव के पास जाएगा दागिस्तान यहाँ पर उनसे एडवाइस लेने, क्योंकि इस्लाम ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ 2 बार फाइट कर रखी है। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इस्लाम कितना हेल्प कर सकते हैं मोवसार को, क्या मोवसार को टाइटल शॉट मिलेगा भी, और मिलेगा तो वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट किस तरीके की फाइट पुटअप कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस फाइट को जीत सकता है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर डेना वाइट ने इन फ्यूचर यूएफसी फाइटर्स के बॉक्सिंग मैचेस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं। नेट डियाज का कमबैक यहाँ पर यूएफसी में होने वाला था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने उसको $10 मिलियन दिए हैं एक फाइट करने के। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि नेट डियाज का कमबैक क्यों नहीं हो पाया, क्या यूएफसी फाइटर्स इन फ्यूचर जूफा बॉक्सिंग जो कि यूएफसी का ही एक पार्ट है उसमें बॉक्सिंग मैच कर पाएंगे या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फेदरवेट डिवीजन के बारे में। हम सबको पता है कल यहाँ पर मोवसार एवलोएव ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री ली लेरोन मर्फी के ऊपर, और अब यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है और मोवसार ने खुद भी पोस्ट फाइट ऑक्टागन स्पीच के अंदर बोला कि अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अब उसको ही नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए। तो देखिए ये भी थोड़ी अभी पेक्युलरिटी अभी भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि मोवसार एवलोएव की जब फाइट होने वाली थी फाइट वीक के अंदर ही जीन सिल्वा जो कि फेदरवेट डिवीजन का एक और बहुत बड़ा कंटेंडर है जिसने ब्रेंडन एलन को भी रिसेंटली हराया था, उसने ऐसा बोला है कि फाइट मेरी तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ फिक्स हो चुकी है, ये तो बस अनाउंसमेंट कुछ टाइम में आने वाली है। जीन सिल्वा ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो अब जीन सिल्वा को टाइटल शॉट मिलेगा या मोवसार एवलोएव को टाइटल शॉट मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी पेक्युलरिटी हो सकती है। अब मेरे हिसाब से, अब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को ही टाइटल शॉट मिलने वाला है। नेक्स्ट टाइटल शॉट यहाँ पर मोवसार एवलोएव को नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइटल शॉट यहाँ पे जीन सिल्वा को मिलेगा। अगर यहाँ पर फाइट फिक्स हो चुकी है उस सिनेरियो में मैं आप सबको बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइटल शॉट जीन सिल्वा को मिलेगा, फिर उस फाइट से जो जीतेगा उसकी फाइट यहाँ पे मोवसार एवलोएव से यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। ऐसा मुझे लग रहा है इस तरीके से यूएफसी जा सकती है, क्योंकि भाई वो वोल्कानोव्स्की अपने आप में एक बहुत एक्टिव चैंपियन है, उसने अभी फरवरी में फाइट कर लिया और मोवसार अभी एटलीस्ट 4 या 5 महीने और लेने वाला है फाइट के लिए। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जून जुलाई अगस्त के अराउंड यहाँ पर वोल्कानोव्स्की की एक और बार फाइट करा दी जाए फेदरवेट डिवीजन में। जीन सिल्वा भी एक अच्छा कंटेंडर है, उसके अगेंस्ट फाइट हो सकती है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। तो भाई बेसिकली यहाँ पर मोवसार का टाइटल शॉट कंफर्म हो चुका है। जीन सिल्वा को अपना टाइटल शॉट मिलेगा, मोवसार को अपनी अलग टाइटल शॉट मिलेगा। अब यहाँ ये चीज़ और थोड़ा दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आप देख सकते हो पोस्ट फाइट यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें डेना वाइट ने भी सिमिलर चीज़ ही यहाँ पर कही, कुछ क्लैरिटी नहीं बताई। उन्होंने ये डेफिनेटली बोला कि मोवसार एवलोएव अब एक अच्छे स्पॉट पे पहुंच चुका है कि उसको टाइटल शॉट मिल सकता है। और जीन सिल्वा के बारे में भी जब लोगों ने पूछा, रिपोर्टर्स ने पूछा, तब भी उसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं दी, मतलब कुछ बैक एंड पे जरूर चल रहा है जीन सिल्वा के साथ भी, नेगोशिएशंस में जरूर है यूएफसी। बाकी भाई मोवसार एवलोएव ने जैसा डेना वाइट ने बोला एक बहुत अच्छी पोजीशन पे अपने आप को डाल लिया है टाइटल शॉट के लिए। 100% उसको टाइटल शॉट अब यहाँ से मिलना चाहिए, चाहे उसका फाइटिंग स्टाइल लोगों को पसंद आता हो ना आता हो, यहाँ पर वो बोरिंग फाइटर हो, 0 फिनिशेस हो, बट इतनी लंबी विन स्ट्रीक है, उसने अनडिफीटेड फाइटर है फेदरवेट डिवीजन में, तो डेफिनेटली टाइटल के लिए कंटेंशन उसका बनता है। बाकी भाई वो टाइटल कंटेंशन की बात करें तो यहाँ पर मोवसार ने ये चीज़ बताई है कि वो इस फाइट के लिए जब यहाँ पर उसकी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से फाइट होगी तो वो इस्लाम महाचिव से एडवाइस लेने जाएगा। और उसका ऐसा कहना है कि उसके दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया, वो पहले ही इस्लाम महाचिव के पास उसको चले जाना चाहिए था, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक बहुत खतरनाक अपोनेंट है, एक बहुत बड़ा लेजेंड है, बेसिकली दोबारा से चैंपियन बन गया यहाँ पर हारने के बाद, और उसको उसके प्राइम में फेदरवेट डिवीजन में सिर्फ इलिया टुपुरिया ने हराया है। तो आप समझ सकते हो बहुत खतरनाक ओपोनेंट है, उसको अगर हराना है तो उसके लिए सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इस्लाम महाचिव ने 2 बार यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा रखा है, तो मोवसार एवलोएव का इसलिए ऐसा कहना है कि वो इस्लाम से जाके एडवाइस लेगा। अब भाइयों आपसे मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बारे में जानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है भाइयों कि मोवसार एवलोएव अपने आप में ही बहुत सेल्फ सफिशिएंट फाइटर है। जब ये हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे इस इवेंट की, लेरोन मर्फी वर्सेस मोवसार एवलोएव, जब एवलोएव फाइट जीता तो उसके बाद ही आप सबने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या अलेक्जेंडर को ये हरा सकता है, नहीं हरा सकता है। मैंने उस टाइम भी बोला था मुझे ऐसा लगता है कि मोवसार एवलोएव अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा सकता है, क्योंकि उसका उस तरीके का फाइटिंग स्टाइल है, वो ग्राउंड पे अच्छी तरीके से कर सकता है कंट्रोल। लास्ट फाइट में तो उसने स्ट्राइकिंग भी अच्छी दिखाई है, हालांकि स्ट्राइकिंग गेम प्लान उसका अच्छा नहीं था, मैं गेम प्लान को क्रिटिसाइज करूंगा। वो रेसलिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है मोवसार एवलोएव की, उसने अच्छे फाइटर्स को ग्राउंड पे कंट्रोल करके रखा है, 6-6, 7-7, 8-8 मिनट का ग्राउंड कंट्रोल टाइम वो ले लेता है। तो आप समझ सकते हो उसकी ग्राउंड
ग्राउंड गेम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। एक तरीके से आप समझ लो इस्लाम माहाचेव है वो फेदरवेट डिवीजन का। तो भाइयों पर्सनली मेरा फर्स्ट ओपिनियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस मोवसार एवलोएव की फाइट में यही है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को मोवसार हरा सकता है। ऑब्वियसली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को मैं डाउन प्ले नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज़ हम सबको यहाँ पे माननी पड़ेगी कि वो प्राइम वाला अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नहीं था। लास्ट फाइट में वो अच्छा दिखा, बहुत पॉलिश दिखा लास्ट फाइट में, बट वो प्राइम कहीं भी ना कभी कैचअप जरूर करेगा। मोवसार ऑन द अदर हैंड एक बहुत अपने प्राइम में ही है बेसिकली, और उसकी ग्राउंड गेम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फेयरफुल है। इवन दो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता लोगों को, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं इस बारे में, बट वो सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट को हटा के देखो तो बहुत डोमिनेंट ग्राउंड गेम मुझे लगता है मोवसार एवलोएव का है। बाकी भाइयों मैं फिर से यही कहूंगा कि वोल्कानोव्स्की एक रीजन के कारण ही चैंपियन है इतने लंबे टाइम से। मे बी वो फाइट के अंदर ऐसा अपना कुछ एक्सपीरियंस यूज कर ले, कुछ ऐसे ट्रिक लगा ले, या कोई ऐसा गेम प्लान लेके आए जिससे वो मोवसार को न्यूट्रलाइज करते, ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है। बट अगर मेरे से आप फर्स्ट ओपिनियन मांगोगे इस फाइट के बारे में तो ये फाइट मुझे मोवसार के साइड में ही ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पर उसकी तरफ से ही ज़्यादा जीतने के चांसेस लग रहे हैं। बाकी भाइयों आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आपके अकॉर्डिंग कौन इस फाइट को जीत सकता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डेना वाइट ने यूएफसी के अंदर नेट डियाज के कमबैक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करी। हमने कुछ वीडियोस पहले भाइयों ये डिस्कस करा था कि जेक पॉल की कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस यूएफसी और डेना वाइट को उनके ही गेम में बीट कर दिए। डेना वाइट यहाँ पर नेट डियाज का कमबैक कराना चाह रहे थे यूएफसी के अंदर, मे बी कॉनर के साथ उसकी फाइट हो सकती थी, लेकिन नेट डियाज को उससे पहले ही बाय आउट कर लिया यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस ने। और डेना वाइट से एक क्वेश्चन जब पूछा गया तो डेना वाइट ने यही चीज़ बोली कि हाँ वो नेट डियाज के साथ कुछ टाइम पहले मिले थे, उसके कमबैक से रिलेटेड उन्होंने बात भी करी थी यूएफसी के अंदर, लेकिन नेट डियाज को एक ऐसा ऑफर प्रेजेंट किया गया नेटफ्लिक्स और मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस की तरफ से कि वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर पाए। और ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि जो नेटफ्लिक्स पे फाइट होने वाली है नेट डियाज की माइक पेरी के साथ, उस एक सिंगुलर फाइट के लिए नेट डियाज को $10 मिलियन ऑफर किए गए हैं। और ऑब्वियसली भाइयों इतने पैसे यहाँ पे डेना वाइट किसी भी हाल में किसी भी फाइटर को सिर्फ एक फाइट के लिए यूएफसी में तो नहीं देने वाला है, एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट में ही फंसाने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस करा था भाइयों कि मैंने बताया था कि जॉन जोन्स ने बोला कि उसको $15 मिलियन ऑफर किया गया था व्हाइट हाउस कार्ड के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने आप सबको बताया कि वो $15 मिलियन एक फाइट के लिए नहीं ऑफर किए गए होंगे जॉन जोन्स को, डेफिनेटली वो $15 मिलियन मिलते हैं, बट एक कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफर किया जाता वो बहुत सारी फाइट्स का होता है, एटलीस्ट 10 फाइट की कॉन्ट्रैक्ट का होता है। अब भाई 10 फाइट से मेरा मतलब ये नहीं था कि जॉन जोन्स 10 फाइट करवाएगी यूएफसी, ये फाइटर के ऊपर होता है वो कितने फाइट्स करना चाहती है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन भाई जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है यूएफसी वो सिर्फ सिंगुलर फाइट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर नहीं करती। आज तक तो मैंने नहीं सुना है कि किसी फाइटर को यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिला हो जिसमें सिर्फ एक फाइट की यहाँ पर डिमांड हो, ऐसा नहीं, कम से कम 4-5 फाइट्स। और जब कोई ऐसा ह्यूमंगस $15 मिलियन या $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देती है तो उसमें ऑब्वियसली 7, 8, 10 फाइट्स होती है। फ्रांसिस एनगानू को भी $7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था रिपोर्टेडली, और उसमें भी बहुत सारी फाइट्स थी। बेसिकली फाइटर्स को लंबे टाइम के लिए सिक्योर करती है यूएफसी अपने साथ। और ये वाले केस में भी भाई अगर नेट डियाज को एक बार को मान भी लेते हैं कि यूएफसी $10 मिलियन कमबैक के लिए दे भी रही होगी, तो एक सिंगुलर फाइट के लिए देगी नहीं, वो मल्टीपल फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एटलीस्ट 5, 6, 7 फाइट्स का, ताकि एटलीस्ट 4-5 साल या 6 सालों के लिए नेट डियाज यूएफसी के साथ साइन रहे। तो देख रहे हो भाइयों कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के थ्रू ही। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन चलाना होता है तो आप सबको इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स के पास इस टाइम पर बेशुमार पैसा है, बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए रेडी है यहाँ पर, इसलिए नेट डियाज जैसे फाइटर्स को वो एक फाइट के लिए भी $10 मिलियन दे रही है। ऑब्वियसली नेट डियाज जैसा फाइटर डिजर्व भी करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नेटफ्लिक्स को अभी के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने ऐसा बताया था कि ये नेटफ्लिक्स और जो जेक पॉल कर रहा है आगे जाके यूएफसी का कॉम्पिटिटर बन सकता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि ये कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता, इसमें सिर्फ रिटायर्ड ओल्ड फाइटर्स को फाइट करवा रही है। तो डेफिनेटली अभी के लिए ये सारे रिटायर्ड ओल्ड फाइटर्स है, बट जो इनिशियल रिकॉग्निशन चाहिए वो सारी इस चीज़ से इसको मिल जाएंगी। और अगर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट से रखे नेटफ्लिक्स, हमेशा के लिए $10 मिलियन ना रखे, बट थोड़ा बेटर कॉन्ट्रैक्ट अगर वो यूएफसी से ऑफर करे, तो नेटफ्लिक्स के पास जितना पैसा है वो इस चीज़ को आराम से कंटिन्यू कर सकती है। और एक बार जब यूएफसी के फाइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म होना स्टार्ट होंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना स्टार्ट होंगे, तब फिर उनके पास एक ऑप्शन दिखेगा, तब उनको एक ऑप्शन बेटर मिलेगा नेटफ्लिक्स के पास ये वाली मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस में जाकर फाइट करने का। ऑब्वियसली सीधा स्ट्रेट अप कॉम्पिटिटर या बीट नहीं करने लगेगी यूएफसी को, बट भाइयों जब फाइटर्स के पास एक ऑप्शन होगा तब वो यूएफसी से भी बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे, उनके पास कुछ लेवरेज होगा यहाँ पर नेगोशिएट करने का। इस तरीके से चीजें आगे जाके प्रोसीड कर पाती है। रही बात भाइयों यहाँ पर नेट डियाज के कमबैक की, वो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि एक फाइट के लिए उसको $10 मिलियन मिल रहे हैं, और अगर यूएफसी यहाँ पर उसको $10 मिलियन तो नहीं देती एक फाइट के, मल्टीपल फाइट्स के उसके 5 या
$4 मिलियन मिलते तो उससे बेटर तो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो उसकी तरफ गया। और डेना वाइट ने भी ये चीज़ बोली कि उसको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया गया जो कि वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाया, और इसलिए मोस्ट वैल्यूबल प्रमोशंस के साथ यहाँ पर नेटफ्लिक्स के इवेंट में यहाँ पर नेट डियाज की फाइट हो रही है। बाकी भाइयों यहाँ पर यूएफसी की तरफ से भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा एंथुसियाज्म रिसेंट टाइम्स में लग नहीं रहा फाइट बनाने के लिए। अब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा यूएफसी को, ऑब्वियसली उसके पास अपनी पेक्युलरिटीज़ है, वो इतने टाइम से बिजनेस चला रहा है, डेना वाइट सक्सेसफुली चला रहा है, उसकी भी कोई रीजंस ही होंगे, उसको सारी चीज़ें पता होंगी। बट भाई दिखने में ऐसा लगता है डेना वाइट इतनी आसानी से चीज़ों को झड़क देता है कि हाँ ठीक है यार, उसको बेटर ऑफर मिल गया, वो उस तरीके से चला गया, मैं इतने पैसे तो कभी नहीं देने वाला किसी को भी। ये सारे एटीट्यूड देख के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फैन फेवरेट जो मैचअप्स हैं उसके लिए यूएफसी पहले जिस तरीके से वर्क करती थी, ऐसे फाइटर्स को एंथुसियाज्म दिखाती थी, इवन थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाए, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लग जाए, बट स्टिल फाइटर्स को लेके आती थी वापस। जैसे ब्रॉक लेसनर को वापस लेके आया 2016 में, कोई भी उस टाइम पे तो इतने सारे स्टार्स थे, कोई भी बंदा यहाँ पर यूएफसी 200 को हेडलाइन कर सकता था, बट ब्रॉक लेसनर को स्पेसिफिकली मेहनत करके यहाँ पर लेके आई वापस। ब्रॉक लेसनर भी तो आउट ऑफ प्राइम ही था उस टाइम पे, कोई बहुत तगड़ा तो है था नहीं उस टाइम पे। तो 2016 में यूएफसी वो एंथुसियाज्म दिखाती थी, बट 2026 में यूएफसी की तरफ से वो एंथुसियाज्म नहीं दिख रहा है मुझे। अब भाई आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप सबको भी ऐसी चीज़ें फील हो रही है, या सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो मुझे ये फील हो रहा है। आप सब यहाँ पर कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो, और आप सब डिएगो लोपेज वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रीमैच देखना चाहते हो, तो मुझे भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में। टिल देन भाई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।